हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम 11th क्लास का कोर्स स्टार्ट करें अकाउंटेंसी का। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं कि एक्चुअल में अकाउंटेंसी है क्या। आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो दे रखे हैं 11th क्लास के अंदर, वो दोनों ही चैप्टर बेसिकली थियोरटिकल चैप्टर है। ठीक है, आपको अकाउंटेंसी समझने से पहले हमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि अकाउंटेंसी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, बट उसके लिए कुछ हमें परिभाषाएं देखनी पड़ेगी, कुछ हमें ऐसे वर्ड्स देखने पड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमें फ्यूचर में वापस अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उन शब्दों के साथ साथ ही आज अपन ये पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी एक्चुअल में है क्या, अकाउंटेंसी क्यों यूज में ली जाती है, ठीक है, और अकाउंटेंसी हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो अकाउंटेंसी बेसिकली एक्चुअल में है क्या। हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी बिजनेस या व्यवसाय चलाते हैं तो उस व्यवसाय के अंदर लेन देन होते हैं। ठीक है, ये जो लेन देन होते हैं, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे हमारे लेन देन भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे सारे लेन देन भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इन सारे लेन देनों को याद रख सके। ठीक है, तो इन सभी लेन देनों को याद रखने की बजाय हम क्या करते हैं, इन सब लेन देनों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के जो लेन देन हो रहे हैं, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में लिखना ही क्या होता है, अकाउंटेंसी होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी कि हम जो भी लेन देन करेंगे, एक्स वाई जेड, छोटे से छोटा लेन देन और बड़े से बड़ा लेन देन, सारे लेन देनों को हम एक प्रॉपर तरीके से एक बुक्स में लिख कर रखते हैं, उसी को अपन बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हम सभी चीजें याद नहीं रख सकते। पहला पॉइंट, तो अकाउंटेंसी क्यों रखी जाती है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि हम सब चीजें याद नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस के अंदर 10 या 12 ही ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक महीने बाद भी अगर अपन सोचते हैं कि 10-12 ट्रांजेक्शन में से कितने ट्रांजेक्शन आपको याद है, तो मैक्सिमम 5 या 6 ट्रांजेक्शन आपको याद रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी की मेमोरी अच्छी हो तो ज्यादा ट्रांजेक्शन याद रहे, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि बिजनेस के जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सब ट्रांजेक्शन को अपन याद रख सके। ठीक है, तो पहला अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है कि हम सारे लेन देनों को लिख के रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर लिख के नहीं रखे तो क्या होगा। सपोज कीजिए हमने किसी को 10 लाख रुपए का कुछ गुड सेल किया, यानी माल बेचा हमने। ठीक है, 10 लाख का माल बेचा और हमारे बिजनेस में लाखों का ट्रांजेक्शन होता रहता है। तो हो सकता है कभी उसको 10 लाख के ट्रांजेक्शन अगर हमने लिखा नहीं है तो फ्यूचर में 4 या 5 महीने बाद वो जब हमें पैसे देने आता है तो बोलता है साहब हमने तो 9 लाख का ही माल लिया। तो हमारे पास में क्या एविडेंस है कि हम उसे बताएं कि हमने आपको 10 लाख का माल दिया। तो हम उसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा सकते हैं, हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स में जो हमने एंट्रीज कर रखी है, यानी जो हमने लिख रखा है, उस सबको उसको शो कर सकते हैं कि हमने इस तरीके से आपको इस दिन इतने का माल बेचा था। अरे सुन, तो फ्यूचर के अंदर कभी भी अगर डिस्प्यूट भी होते हैं, कभी कोई झगड़े भी होते हैं, तो उनको भी सुलझाने में हमारे जो लेखांकन जो बुक्स है, हमारी जो अकाउंटिंग की जो बुक्स है, जो हमने कॉपीज मेंटेन करके रखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है अकाउंटेंसी करने का। मेन पर्पस, फर्स्ट पर्पस हमारा क्या हो गया कि हम सारी चीजें याद रख सके। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट हो तो उन डिस्प्यूट को अपन सुलझा सके। दूसरा मेन पर्पस होगा कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने एक साल, यानी हमने जो भी बिजनेस चलाया है, उस बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस। कैसे निकालोगे आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस? हमें अगर ये पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या लेन देन किए और हमें याद ही नहीं है क्या क्या लेन देन हुए, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो दूसरा हमारा मेन पर्पस क्या होता है अकाउंटेंसी रखने का, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि जो उस बिजनेस से हुए, उसको अपन कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो मेनली दो ही रीजन होते हैं हमारे अकाउंटेंसी रखने के। पहला तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सके, रख सके, कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो, अगर डिस्प्यूट हो जाता तो उनको सुलझाने के लिए हमारी बुक्स तैयार पड़ी है। ठीक है, तीसरा है हम किसी भी लाभ आने को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से अपन क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर अकाउंटेंसी का जन्म हुआ, अकाउंटेंसी एग्जिस्ट करती है। अकाउंटेंसी का मेन पर्पज ही क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको, वापस बोला हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको, और हम साथ साथ में जानकारी रख सके कि हमारे बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्या क्या लेन देन हुए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटेंसी में एक्चुअल में है क्या। अकाउंटेंसी को टोटली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब। तो हमारी जो अकाउंटेंसी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अकाउंटेंसी दो पार्ट्स में क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट है इसका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन पुस्तक पालन। क्या कहते हैं, पुस्तक पालन। और दूसरा पार्ट होता है हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जिसे हम कह सकते हैं लेखांकन।
ठीक है। तो दो पार्ट हो गए हमारे, मेनली अकाउंटेंसी को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग, पुस्तक और दूसरा पार्ट हो गया हमारा अकाउंटिंग। ठीक है। अब पुस्तक का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप जो भी लेन देन अपने बिजनेस में कर रहे हो, उन लेन देनों को सबसे पहले किन पुस्तकों में आप लिखते हो। फर्स्ट टाइम जो हम उन ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, उसके लिए हम जो बुक्स मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, और उन बुक्स को जो भी हमारे प्रॉपर रूल्स है, नियम है, उन नियमों के आधार पर अपन बुक्स तैयार करके रखते हैं। उसमें जो भी हमने लेन देन लिख रखे हैं, और सब नियमों के आधार पर लिख रखे होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहली बार जहां पर लेन देनों को लिखा जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पुस्तक या फिर बुक कीपिंग। समझ गए। और उससे आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। क्लियर। तो बुक कीपिंग का मतलब देखिए वर्ड से पता चल रहा है, बुक को केप करके रखना, केप्ट करके रखना, यानी बुक्स को अपने पास में रखना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंदर हम डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं मैं आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आज थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहे हैं और थोड़ा अपन थियोरटिकल भी पोर्शन कवर कर रहे हैं। एक्चुअल में अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है। जैसे ही आप इसका प्रैक्टिकल पोर्शन को समझ जाओगे, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि इसका थ्योरी पोर्शन क्या कहता है। यानी थ्योरी के लिए अपन को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से कवर कर लेते हो, तो हम थियोरटिकल पोर्शन भी इजीली अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो बुक कीपिंग जो है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं। बुक कीपिंग में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को अपन रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम, रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम इन बुक्स। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, रिकॉर्डिंग करने के बाद में उन ट्रांजेक्शन्स को अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई। यानी कि प्रथम बार पुस्तकों में लिखना, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर जनरल प्रविष्टि करना। क्या बोलेंगे अपन, जनरल प्रविष्टि करना, और इंग्लिश में से बोल सकते हैं जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। और दूसरा पार्ट आता है क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका वर्गीकरण करना। मेनली दो पार्ट जो होते हैं ये हमारे बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। फर्दर अपन वापस डिस्कस करेंगे ये कैसे की जाती है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, बट एक अपन ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अकाउंटिंग जो होती है, वो जहां पर हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है, ठीक है, यानी बुक कीपिंग की स्टार्टिंग कहां से होगी, लेन देनों को रिकॉर्ड करने से। ठीक है। लेन देनों को एनालिसिस करता है सबसे पहले, रिकॉर्डिंग करता है। आगे और पढ़ेंगे बुक कीपिंग में क्या क्या होता है। तो मेनली जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है ना, वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कह सकते हैं बेसिक लेवल जो होता है वो बुक कीपिंग का होता है, और अकाउंटिंग जो है वो हायर लेवल की होती है हमारे पास। यानी कि जैसे बेसिक लेवल फिनिश होगा, हम हायर लेवल पे जाएंगे और वहां पर अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग। ठीक है। 11th क्लास के कंप्लीट सिलेबस में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ही है। क्लियर। फर्दर अकाउंटिंग में क्या होता है, फर्स्ट अकाउंटिंग में लेजर तैयार की जाती है। ठीक है। अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस। लेजर को कहते हैं खाते बनाना, या इसको खतौनी बोल दो ज्यादा बेटर होगा, खतौनी करना। ठीक है। ट्रायल बैलेंस को कहते हैं अपन हिंदी में तलपट, तलपट। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स, या फिर अंतिम खाते। ये बनाने के बाद में फोर्थ नंबर पे यहाँ पर सारी रिपोर्टिंग होती है। जो भी अपन रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं अकाउंटिंग की, वो सारा काम इसमें होता है। तो बेसिक लेवल जो होता है वो बुक कीपिंग के अंदर किया जाता है, और फाइनल लेवल पे हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, इसको और स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाते हैं। क्लियर। तो अकाउंटेंसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो गया हमारे पास बुक कीपिंग, और सेकंड हमारे पास में हो गया अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है किस चीज का, अकाउंटिंग का, और सेकंड स्टेप क्या है, खुद अकाउंटिंग। ठीक है। तो हमारा ये जो है बुक कीपिंग, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का प्रथम चरण जो कह सकते हैं अपन, और द्वितीय चरण जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास में, अकाउंटिंग। ये होता है हमारे पास में सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि बुक कीपिंग एक्चुअल में है क्या। जैसे हमारे पास में एक्चुअल में क्या होता है, कोई लेन देन आते हैं, जैसे हम बिजनेस के अंदर कोई लेन देन करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जिन बुक्स में लिखते हैं, उन्हीं बुक्स को मेंटेन रखना ही क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। ठीक है। उन बुक्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मेंटेन रखना, वो सब क्या होता है, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग होने के बाद में अपन क्या स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग। क्लियर।
अब हम देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या। हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज क्या होती है और जनरल एंट्रीज की कैसे जाती है। फिर अपन पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ना। फिर अपन देखेंगे लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और रिपोर्टिंग कैसे तैयार की जाती है। क्लियर। तो हम सारे के सारे पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो अभी तक हमने जो पॉइंट क्लियर किए उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। अकाउंटेंसी एक्चुअल में क्यों रखी जाती है, मेनली हमने 2 रीजन दिए इसके। फर्स्ट रीजन होता है अपन सारी चीजें याद नहीं रख सकते, ठीक है, तो सारी चीजें याद रखने के लिए अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग रखते हैं। दूसरी चीज, हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना यानी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन तैयार करेंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी का मतलब है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई सारी और उन इन्फॉर्मेशन को आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो, ठीक है, वही अकाउंटिंग होती है। जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेस पे अपन क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर। तो ये जो होता है हमारे पास में होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बुक कीपिंग और दूसरा अकाउंटिंग। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है, अकाउंटिंग सेकंड स्टेप होता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको उतार लें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां तक आपने देखा इंट्रोडक्शन जो हमने बेसिकली किया अभी तक। अब अपन इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो हमारे अकाउंटिंग में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। एक चीज क्लियर कीजिएगा, ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है इसके ऊपर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपके बना हुआ है, बट मैंने आपको एक लिमिटेड चीज समझाई है, क्योंकि जब थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा तब मैं आपको फर्दर और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप प्रैक्टिकल पोर्शन को कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप अच्छे से प्रैक्टिकल समझ जाओगे ना तो आप इजीली समझ पाओगे कि इसकी थ्योरी क्या कह रही है, ठीक है। थ्योरी में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थ्योरी के साथ साथ में जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो थ्योरी अपने आप होती जाती है। तो ट्राई ये करें कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर करें ताकि थ्योरी अपने आप ही आपके कवर हो जाए, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालें आप। अच्छा, ये आपको उतारना है कॉपी के अंदर, है ना। हेडिंग डाल दें, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अकाउंटिंग। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी used in accountancy। लेखा शास्त्र में उपयोग में आने वाली परिभाषाएं। अब पहले तो अपन इन चीजों को समझेंगे, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है। अब बिफोर वी स्टार्टिंग द अकाउंटेंसी, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब भी आप अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि हम जब भी लेखांकन करेंगे, तो एक चीज क्लियर कर लेना कि आप हमेशा अपने आप को बिजनेस मानकर अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे अकाउंटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो अकाउंटिंग करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका हमें पालन करना होता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट में एक सबसे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आप अपने आप को हमेशा क्या मानते हो, बिजनेस मानते हो, कभी भी बिजनेस का मालिक नहीं मानते, ठीक है। यानी कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये कहता है कि जैसे सपोज कीजिए एक आदमी है राम, ठीक है, ये कोई बिजनेस चलाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ पैसा लाएगा घर से और वो पैसा लाके कहाँ पर लगाएगा, ये बिजनेस के अंदर लगाएगा, अपने व्यवसाय के अंदर लगाएगा। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि राम अलग आदमी है और इसने जो पैसा दिया ना, किसको दिया, बिजनेस को, यानी कि व्यवसाय को दिया। क्लियर हुआ पॉइंट। अब हमें जो लेन देन लिखने होते हैं, हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है, लेखांकन जो हमें करना होता है, वो किस चीज का करना होता है, वो राम के लेन देनों का लेखांकन नहीं करना अपने को। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो किस चीज की करनी है, बिजनेस की करनी है, व्यवसाय की करनी है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, तो हम कहेंगे इसकी अकाउंटिंग, कोई अगर हमें कहे कि इसकी अकाउंटिंग करो, तो हम बोलेंगे इसकी अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें राम से मतलब नहीं है, राम के बिजनेस से मतलब है, यानी जो वो व्यवसाय चला रहा है, इस व्यवसाय में अगर कुछ कार खरीदी जाएगी तब तो हम उसको अपनी बुक्स में लिखेंगे, है ना। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा आप कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, आप कभी भी खुद को बिजनेस का मालिक नहीं मानेंगे, आप हमेशा खुद को क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे। जैसे अगर हम अपने यहाँ पर कभी अकाउंटेंट हायर करते हैं, अपने यहाँ पर हम एक जो अकाउंटिंग करने वाला पर्सन होता है जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटेंट, उसको अपने यहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, लगाते हैं, तो हम उसको ये बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं ना, उसका अकाउंटिंग करनी है आपको।
आ रहा है सुनने, ना कि कभी भी हमारे पर्सनल या हमारे घरेलू कोई भी जो मैं लेन देन करता हूँ उसकी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिएगा कि आप खुद को व्यवसाय मानोगे। ठीक है, और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटेंसी ये मान के चलता है कि आप अलग हो, यानी बिजनेस का मालिक अलग है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग है। उसने ये माना है कि आप बिजनेस में जो मालिक होता है वो अलग होता है और जो व्यवसाय होता है वो दोनों अलग होते हैं। ठीक है, बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है और उसके बाद में इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करता है। क्लियर? तो इन चीजों को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। वापस सुनने का, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आप कभी भी खुद को बिजनेस का मालिक नहीं मानेंगे, आप हमेशा खुद को क्या मानेंगे? बिजनेस मान के अकाउंटिंग करेंगे। आप खुद को हमेशा व्यवसाय मानकर लेखांकन करेंगे। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आप हमेशा खुद को क्या मानोगे, तो हमेशा मानना है हम बिजनेस हैं, हम मालिक नहीं है। हम कौन है? बिजनेस है, और बिजनेस सारा लेन देन कर रहा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ परिभाषाएं इसमें, टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं पूंजी। पूंजी क्या होती है एक्चुअली? बिजनेस का मालिक जो होता है वो जब भी व्यवसाय के अंदर पैसा लगाता है या बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, जितना भी वो पैसा लगाए, अच्छा पैसे के अंदर सारी चीजें आएंगी, मनी भी आती है, संपत्तियां भी आती है। जैसे अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस को फर्नीचर दे देता है, अपने घर का फर्नीचर किसको दे देता है? बिजनेस को, तो हम ये मानेंगे कि उसने बिजनेस के अंदर क्या किया है? कुछ इन्वेस्ट किया। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ उसने बिजनेस को दिया है व्यवसाय चलाने के लिए। क्लियर? तो हर वो चीज जो बिजनेस का मालिक व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में लगाता है, हर वो चीज जो बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक बिजनेस को चलाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए उसमें लगाता है, वो सारी चीजें क्या हो जाती है? वो पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंजी, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कैपिटल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया, जो उसने व्यवसाय स्टार्ट किया, उस बिजनेस के अंदर, उस व्यवसाय के अंदर उसने 10 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख उसने बिजनेस में लगा दिया। अब उस 10 लाख से उसने बहुत सारी चीजें करी, कुछ संपत्तियां खरीदी, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए उसको मशीन खरीदनी पड़ गई, बिजनेस को चलाने के लिए उसको एक बिल्डिंग लेनी पड़ गई। ठीक है, वैसे एक ऑफिस बनाया उसने, ऑफिस के लिए उसको फर्नीचर बनवाना पड़ गया। तो सारी चीजें उसने इस पैसे से ली, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में उसने कितने रुपए लगा दिए? 10 लाख रुपए। तो ये जो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज है, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल या फिर पूंजी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कैपिटल की अगर डेफिनेशन दी जाए तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या होगी? बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पूंजी या फिर कैपिटल। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, व्यवसाय का मालिक, व्यवसाय का मालिक व्यवसाय चलाने हेतु, व्यवसाय चलाने हेतु व्यवसाय में जो विनियोजन करता है, विनियोजन का मतलब है कुछ ना कुछ वहां लगा रहा है। ठीक है, पैसा लगा रहा है, कुछ भी करता है, उसे पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो द अमाउंट और investment made by owner into business is known as capital। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? हम अलग हैं, बिजनेस का मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। हम हमेशा खुद को बिजनेस मान के चलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का मालिक जो भी कुछ बिजनेस के अंदर लगाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल, राम इंट्रोड्यूस 10 लाख रुपीज टू बिजनेस। राम ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। तो जो 10 लाख रुपए है, ठीक है,
the capital is then the capital is रुपीज 10 लाख। तो उसने बिजनेस में जो भी कुछ लगाया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगा सकता है, हो सकता है बिजनेस के बीच में सडनली पैसों की और जरूरत पड़ गई तो वो और पैसा कहीं से लाके बिजनेस इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हर वो चीज जो बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो याद रहेगा, सिंपल सा पॉइंट है, कैपिटल क्या होती है, इजी सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, एसेट्स की। एसेट्स यानी कि संपत्तियां। संपत्तियां क्या होती है आप समझिएगा। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। यानी कि आपको ये चीज तो खरीदनी ही पड़ेगी या फिर आपको अपने बिजनेस के अंदर इन चीजों को लाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को चला सकते हो। और ये चीजें जो होती है आपके लिए लॉन्ग टर्म तक यूज आती है, लंबी समय अवधि तक के लिए। ठीक है, यानी कि आपने कोई ऐसी चीज खरीद ली जिसका आप उपयोग कर रहे हो, कहां पर उपयोग कर रहे हो, यूज ले रहे हो, बिजनेस के अंदर, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, एसेट्स। ठीक है, दूसरी चीज, ये ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर हमेशा बिजनेस का यानी व्यवसाय का अधिकार होता है, राइट होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने एक बड़ा बिजनेस खरीदा तो उस बिजनेस में मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे उन चीजों को बनाने के लिए मशीन चाहिए होगी, मुझे इन चीजों को बनाने के लिए और भी बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, बड़े बड़े प्लांट चाहिए होंगे। तो मैं इन चीजों को क्या करूंगा, मार्केट से परचेज करूंगा, खरीदूंगा और खरीद कर मेरे इस बिजनेस के अंदर लगा दूंगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए आप कुछ संपत्तियां खरीदते हो, कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदते हो जिसका प्रयोग आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, प्लस उसके ऊपर आपका अधिकार होगा। अब बताइए, मैंने मशीन खरीदी तो इस मशीन के ऊपर राइट किसका है, अधिकार किसका है, हमारा है, हमारा मीन्स बिजनेस का है। तो ये मशीन अगर आ गई है बिजनेस में तो मशीन किसकी हो जाएगी, बिजनेस की हो जाएगी। ऐसा में तो जब भी व्यवसाय को चलाने के लिए आप किसी वस्तु का या किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। ठीक है, तो व्यवसाय चलाने हेतु जो संपत्तियां क्रय की जाएं, जो संपत्तियां क्रय की जाएं उसे हम क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। एसेट्स मींस एसेट्स, इसको आप थिंग भी बोल सकते हो संपत्ति की जगह कि सर संपत्ति में संपत्ति का नाम आ गया, तो आप इसको जो ये बोल सकते हो जो वस्तु क्रय की जाए। ठीक है, जो वस्तु क्रय की जाए। एसेट्स the things which are purchased by business, for carry the business activities, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो व्यवसाय चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हम अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, प्लस उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अधिकार, इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे अपन। उसके ऊपर राइट किसका होना चाहिए, हमारा राइट होना चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है। ठीक है, तो जैसे हम बिजनेस को चलाने के लिए मशीन खरीदते हैं, मशीन क्या एसेट्स है, फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर क्या हमारे लिए एसेट्स है, बड़ा प्लांट खरीदते हैं, बड़ा प्लांट हमारे लिए एसेट्स है, हम हमारे एम्प्लॉयज को लाने और ले जाने के लिए कार खरीदते हैं या कोई बस खरीदते हैं तो ये बस हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है। ठीक है, तो एसेट्स की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, एक तो बिजनेस को चलाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप पर्सनल यूज के लिए खरीद लो और उसको एसेट्स का नाम दे दो, नहीं, बिजनेस में यूज आनी चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और जिसके ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए। क्लियर, वो सब चीजें क्या कहलाती है, हमारे लिए एसेट्स कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, लायबिलिटीज की। लायबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं दायित्व। इसको अगर शॉर्ट में समझा जाए तो शॉर्ट में समझना अच्छे से, हर वह चीज जिसका भुगतान करना बाकी है, इसको आप शॉर्ट में लिख लो, जिसका भुगतान करना बाकी है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, समझ में नहीं आया, समझना अच्छे से।
हम बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस चलाने के लिए हम कई बार उधार में माल खरीद लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हमने मशीन खरीदी बिजनेस चलाने के लिए, तो मशीन तो खरीद ली, लेकिन मशीन खरीदी मैंने उधार में, क्रेडिट पर खरीदी। ठीक है, उधार में हम खरीदते हैं, बिजनेस में तो लेन देन होते हैं, तो कई लेन देन कैश में होते हैं, कई लेन देन उधार में होते हैं। मैंने उधार में खरीद ली, तो क्या अब उस आदमी को मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा? सपोज कीजिए मैंने राम से मशीन खरीदी 50 लाख रुपए की, तो मशीन तो एसेट्स बन गई। अब ये जो राम है, राम मुझसे पैसे मांगता है, मांगेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसने 50 लाख के एसेट्स दिए, तो आज नहीं तो कल वो हमसे पैसे मांगेगा। हमने उसको बोला 2 महीने में हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राम है आज मेरे लिए क्या है? ये राम आज मेरे लिए लायबिलिटी है, दायित्व है। दायित्व क्यों है? क्योंकि मैंने इससे कोई चीज खरीद रखी और अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ, उसका पेमेंट नहीं हुआ। तो जब तक उस चीज का पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक वो चीज मेरे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, यानी हर वो चीज जिसका भी भुगतान करना बाकी होता है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। याद रखें। ठीक है, विच इज पेबल। पेबल का मतलब जिसका अभी तक पेमेंट हमने किया नहीं है, पेमेंट करना बाकी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये अपन प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। इनकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो अपन बाद में करेंगे, जब मैं आपको थियोरेटिकल पोर्शन कराऊंगा। अभी फिलहाल अपन समझने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम थोड़ा और प्रैक्टिकल पोर्शन पे जा सकें। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस करी। फर्स्ट, कैपिटल क्या होती है? बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो भी कुछ लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, दूसरा है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? बिजनेस को चलाने के लिए हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, प्लस उसके ऊपर हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स। तीसरा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है हर वो चीज जिसका भुगतान करना बाकी है, या हर वो चीज जिसका पेमेंट करना अभी तक बाकी है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? दायित्व बन जाती है। तो 3 चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी। आज की क्लास हमारी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आज हमने जो जो चीजें पढ़ी उसको एक बार आप घर पे जाके वापस रिवाइज करें। ठीक है, कल अपन इसमें आगे फर्दर और डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमारी 1 से 2 दिन की क्लासेस इन टर्मिनोलॉजीज पे जाएंगी। हमें ये वर्ड समझने पड़ेंगे, फिर जाके अपन अकाउंटिंग के ऊपर आ पाएंगे। तो वर्ड्स को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे जब आप आगे की अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आती तो आप अकाउंटिंग समझ ही नहीं पाओगे। और एक चीज और, सबसे इजी सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के अंदर वो अकाउंटिंग है। सबसे इजी सब्जेक्ट। ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, बाकी सबसे इजी सब्जेक्ट अकाउंट होता है। कई बच्चे इसको टफ बना देते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, वो इन चीजों को समझना नहीं चाहते, इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ हमारे लिए सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा होगा? अकाउंट होगा। तो जितना अच्छा इस पे फोकस करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और मेरा तो पर्सनली मानना है कि कॉमर्स का मतलब ही क्या है? अकाउंटिंग। ठीक है, कोई भी डाउट आए इसके अंदर तो आप ग्रुप में ऐड हैं ही। ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है। ग्रुप में मैसेज नहीं करना चाहते तो मैं पर्सनल आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्या प्रॉब्लम है। एक चीज और, जब भी आप वीडियोस में आएंगे तो आप सब बच्चों को यहाँ पर प्रेजेंट लगानी है। प्रेजेंट इसलिए लगानी है क्योंकि आप प्रेजेंट लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपने पूरी क्लास रीड करी। सेकंड चीज, हर एक बच्चे को जो भी मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ वो सब कॉपी में लिखना है। और कॉपी में लिखने के बाद में वो सारी चीजें आप मुझे इवनिंग तक सेंड करेंगे। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम तक आपको हमें ये वर्क सेंड करें। ठीक है, अदर स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे स्कूल से रिलेटेड नहीं है, जो हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है, वो बच्चे जैसा चाहे वैसा स्टडी कर सकते हैं। बेटर होगा कि वो भी इन सारी चीजों को कवर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।